मैं आज के इस लेक्चर में कहना चाहता हूं शट द पास्ट। जो भूतकाल में हो गया, जो कुछ गलतियां हो गई, जो आपने कुछ गलतियां कर दी, शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट। आप अपना 100% आज दोगे ना तो आपका फ्यूचर 100% बढ़िया होने ही वाला है यार। शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। आज की इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सिटिंग पोस्चर दिखा दिया है। मुझे मालूम है कि आई हैव ऑलरेडी शोन यू सो मेनी टाइम्स, बट स्टिल अगर आप इस तरह से बैठेंगे तो मुझे ऐसा लगता है मैं आज भी जब पढ़ता हूँ तो इसी तरह से बैठता हूँ, बेटे थोड़ी एनर्जी ज़्यादा सर्कुलेट होती है। मैं भूपेश आनंद, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ओवरहेड्स। मैं सबसे पहले आपको आज के इस लेक्चर में ओवरहेड के बारे में कुछ बताऊंगा कि भाई ओवरहेड का मीनिंग क्या है, ओवरहेड की क्लासिफिकेशन क्या है, ओवरहेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स क्या होते हैं, एलोकेशन क्या होता है, अपोर्शनमेंट क्या होता है। यू नो आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट, प्राइमरी, सेकेंडरी, एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, बट उन सब का मैं लिंक बना के बताऊंगा, रिलेशनशिप दूंगा, उनके बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करूंगा कि आपको लॉजिकली बात समझ आ जाए। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं भी परचेज किए, मान लेते हैं बेटे स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स अगर आपने ओवरहेड्स के देख लिए ना तो आपको पूरा ग्रिप समझ आ जाएगा कि ओवरहेड के चैप्टर में क्या आपको पता होना चाहिए। अब मैं आज एक बड़ा प्यारा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर करूंगा। मैं आपके सामने रेनॉल्ड की केस स्टडी लेकर आया हूं। आज रेनॉल्ड पेन आप सब यूज करते हैं। मैं आज आपको रेनॉल्ड पेन की फैक्ट्री में ले जाऊंगा, मैं आज आपको रेनॉल्ड के ऑफिस में ले जाऊंगा, मैं आज आपको रेनॉल्ड के सेल्स डिपार्टमेंट में लेके जाऊंगा, मैं आज आपको रेनॉल्ड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लेके जाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आप बताओ इसमें कौन कौन से एक्सपेंस होंगे, कौन सी कॉस्ट होगी, क्या वो डायरेक्ट होगी, क्या वो इनडायरेक्ट होगी, whether that is indirect material, whether that is indirect labor, whether that is indirect expense। आज से आपने मुझे आंसर देना है। बेटे मैंने 17 लेक्चर्स आपको इंट्रो दिए, कोई मजाक है यार। आप रजिस्टर ओपन करें। आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद क्या क्या कराने वाला हूं। एक तो बेटे बड़ा अच्छा सा ये फ्लो चार्ट कराऊंगा। इस फ्लो चार्ट का रूपरेखा देख लीजिए कैसे है। बेटे मैं ऊपर लिखूंगा ओवरहेड्स, फर्स्ट पार्ट लिखूंगा मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स। पता है फिर भी लिखेंगे, नहीं पता फिर तो लिखना ही है। यू हैव टू राइट इट डाउन। यू नो दैट यू नो, यू नो दैट यू डोंट नो, यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। फिर मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। आज ही आपसे 3 क्वेश्चंस पूछ लूंगा दोस्त। आप तो तीनों क्वेश्चंस आंसर दे दिए, दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली में पूरा ओवरहेड का चैप्टर का एक बर्ड आई व्यू आपको मिल जाएगा जब आप उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और उसके आंसर के लिए मैंने नीचे 3 ब्लॉक्स बनाए। टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1 आई विल बी आंसरिंग आंसर 1, देन आंसर 2 एंड देन आंसर 3। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई आई वांट टू डू दिस चैप्टर नेम्ड एज ओवरहेड्स। भूपेश आनंद, आपको ऑलरेडी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बताया था। मैंने आपको 6 क्लासिफिकेशंस बताई थी। मैंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। मैंने आपको लीवाइस जीन्स का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था दोज कॉस्ट, दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेसेबल विद द प्रोडक्ट, दोज कॉस्ट, दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली ट्रेसेबल विद द सर्विस, विद दैट कॉस्ट सेंटर। अब तो आपको मालूम है बताइए लेक्चर नंबर 15 इंट्रो सीरीज। अगर आप कुछ खर्चा करते हैं और वो सीधा सीधा आप उसको ट्रेस कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेंस या ये खर्चा मैंने इसके लिए किया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके बर्थडे में आपके 25 स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स आए और आपने मैकडॉनल्ड्स का सभी के लिए एक मैक वेजी बर्गर मंगाया, लेकिन केचप लाना भूल गए। तो आपने केचप की बोतल बाय की और थोड़ी थोड़ी केचप डाल दी। फिर मैंने बताया था दैट व्हाई, मैं रिपीट करूंगा बेटे, करूंगा, आप बस रजिस्टर ओपन करो ना, मेरे सामने बिल्कुल 100% होके बैठो ना यार। लिखो बेटे। बेटे आज
कि आने वाले 3-4 लेक्चर्स अगर आपने लिख लिया ना तो लाइफ में कोई भी एग्जाम आप दोगे ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज मैं आपको फाउंडेशन से बताऊंगा। पहले आपको बताऊंगा रीजन, पहले आपको बताऊंगा ये मुद्दा है, फिर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर आप अपने आप मुझे बताओगे कि साहब इसके सॉल्यूशंस हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉल्यूशंस ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। उसके बाद ही हम आएंगे कि चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ एंड करूंगा। तो भूपेश आनंद आज आप सभी से एक बात ये कहना चाहता है कि बेटे मैं एक ऐसा फ्लो चार्ट प्रिपेयर करूंगा। एक बच्चा नींद आ रही थी, उसने कहा ये भर कैसे गया? बेटे ये दूसरी स्लाइड है, ये पहली स्लाइड में तो मैंने एक आपको बताना था कि आप अपने पेज में इस तरह का एक डायग्राम बना लें। ओवरहेड कॉस्ट, फर्स्ट पार्ट लिखे मीनिंग, दूसरा पार्ट लिखें 3 क्वेश्चंस, तीसरा पार्ट लिखें आंसर्स और फोर्थ पार्ट लिखें ऑब्जेक्टिव। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। बेटे ओवरहेड कॉस्ट हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स, और उसके लिए आपको मैं दोबारा से एक बार बताऊंगा। मैं बेटे भूपेश आनंद आपको लेके जा रहा हूं पहले रेनॉल्ड की केस स्टडी में, फिर देखेंगे क्या लिखा है, क्या बातें हैं। छोड़ दीजिए, पहले मेरी स्टोरी, मेरी कहानी मुंह जबानी पहले सुन लो, फिर हम उस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे। बेटा मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। माई स्टोरी इज इन रिगार्ड टू ओवरहेड्स इज, मैं आपको काफी पीछे लेके जा रहा हूं। कुछ समय पहले की बात है, जब मैंने इंट्रो सीरीज अभी स्टार्ट भी नहीं किया था। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली पहला या दूसरा लेक्चर रहा होगा। Once upon a time, I started with that cost management. I have told you what I mean by cost, what I mean by costing, what I mean by cost accounting, what I mean by cost accountancy. And then I have told you, मैंने धीरे धीरे आपको बताया था classification of cost, और मैंने 6 classifications बता दी थी। Classification of cost on the basis of traceability, classification of the cost on the basis of time, classification on the basis of behavior, classification on the basis of management decision making, classification on the basis of product. मैंने इस तरह की आपको 6 क्लासिफिकेशंस बताई थी। ऑलरेडी वो लेक्चर्स मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं। मैं फिर भी ये मानता हूं कि आपने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, मैं फिर भी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूं, इसलिए मेरी कहानी को सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये कहता हूं कि सपोजिंगली आप सब अपने यहाँ पर बेटे रेनॉल्ड का पेन तो यूज़ करते होंगे जिससे आप लिखते रहते हैं। आई थिंक अभी भी आप रेनॉल्ड का पेन ही यूज़ कर रहे होंगे। मैं तो बड़े सारे पेन यूज़ करता हूँ बेटे रेनॉल्ड के। ये रेनॉल्ड के पेन है बेटे, आप भी यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करता हूँ। आप बताइए ये जो पेन है रेनॉल्ड के, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, कुछ भी मान लीजिए आप रेनॉल्ड के हैं, ठीक है जी। ये रेनॉल्ड का एक पेन है, इसकी कैप वैसे मैंने उतार दी है बेटे, कैप होगी पता नहीं कहाँ है अभी, कैप उतार दी है। मैंने कहा कैप भी होती है, ये एक पेन है बेटे आपके सामने। आपको क्या लगता है कि ये जब पेन को हम बनाते होंगे एज अ रेनॉल्ड कंपनी, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द रेनॉल्ड कंपनी, मैंने बेटा पेन को खोल भी दिया, एक कैप है, एक इसकी आगे की ये जो ढक्कन है जो भी है, एक ये पीछे की बॉडी है, ये मैंने इसको किया स्क्वीज, और ये आपके सामने एक पेन आ गया। आप बताइए जी इसको बनाने के लिए क्या क्या तरह के खर्चे, क्या क्या तरह की कॉस्ट रेनॉल्ड ने इनकर की होगी। पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि इफ आई सी दिस पेन, तो मुझे ना एक प्लास्टिक की बॉडी दिख रही है, ये प्लास्टिक की बॉडी दिख रही है बेटे, ये प्लास्टिक की बॉडी दिख रही है, और इसके अंदर एक रिफिल दिख रही है, और इसके अंदर इंक भी दिख रही है ना। इट मीन्स जो मैं डायरेक्टली अपनी आंखों से ट्रेस कर सकता हूं, जो मैं देख सकता हूं, जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो मैंने रीजनेबली खर्चा कर दिया है, और मैं अगर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं ये मोटा मोटी कह सकता हूँ कि भाई साहब इस पेन को बनाने में एक तो ये बॉडी का जो खर्चा हुआ, प्लास्टिक की बॉडी लगी, इसमें रिफिल डली, उसके अंदर इंक डली, दैट इज अ मटेरियल कॉस्ट, एंड दैट टू इट इज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बिकॉज आई कैन ईजिली ट्रेस दैट। बट क्या लगता है ये जो पेन बनाना होगा कि अपने आप मशीन्स में बन गया होगा, या कुछ वर्कर्स भी खड़े होंगे बेटे प्रोड्यूस करने के लिए इस पेन को? नो डाउट कुछ वर्कर्स बेटे मशीन में खड़े होंगे। रेनॉल्ड कंपनी का फैक्ट्री डिपार्टमेंट में अभी दिखा रहा हूं आपको, देयर मस्ट बी सम वर्कर्स हु आर स्टैंडिंग यू नो, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग दीज टाइप्स ऑफ पेन्स। अच्छा, वो जो वर्कर्स होंगे वो डायरेक्टली इस पेन को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, इसलिए हम जो भी कॉस्ट, जो भी पैसे उन वर्कर्स को पे करेंगे, दैट इज नेम्ड एज
direct labor. I think we have discussed in detail what I mean by direct material, what I mean by direct labor and what I mean by direct expenses. अब आप ये बताइए, आप इंडिया में हैं और आप इस इंडिया में रेनॉल्ड पेन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते क्योंकि रेनॉल्ड ने इसका ट्रेडमार्क और पेटेंट लिया हुआ है। तो आपको पास अगर राइट है तो आपको पर पेन की एक रॉयल्टी देनी पड़ेगी बेटा रेनॉल्ड को, पर पेन का रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। और वो जो पर पेन रेनॉल्ड का जो आप रॉयल्टी पे करेंगे दैट इज नेम्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट। मैंने कहा इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए, इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए रेनॉल्ड ने कुछ तो डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की होगी और कुछ इनडायरेक्ट। मैं आज जो यहाँ पे खड़ा हूं ना, यही तो बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कह सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि भाई ये खर्चा हुआ होगा, ये मटेरियल होगा, ये डायरेक्ट वर्कर्स होंगे, ये हमने रॉयल्टी पे की होगी। सो दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट। बट आज का ये जो लेक्चर है बेटे, मैं डायरेक्ट कॉस्ट के लिए नहीं कर रहा। मैं आपको आज जो बताना चाहता हूं दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या लगता है आपको, क्या लगता है बेटा, रेनॉल्ड एक कंपनी जो पेन बनाती है बेटे, वो वर्कर्स खड़े हैं वहां पर वर्कर्स खड़े हैं। अच्छा, ये पेन जब बना रही है तो ये बेटे, ये पेन की जो रिफल है एक मशीन में बनती है। अच्छा, उस मशीन में ऑयलिंग करनी पड़ती है, तेल डालना पड़ता है, नहीं तो चलती नहीं है मशीन, सफाई करनी पड़ती है उसकी। क्या लगता है बेटे, वो जो ऑयल हम उस मशीनरी में डाल रहे हैं एंड दैट मशीनरी इज डूइंग प्रोडक्शन फॉर सो मेनी नंबर ऑफ पेन्स, दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट एंड दैट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पेन। एक पेन को बनाने के लिए हमने वो इनकर नहीं की बेटे, वो मशीन में इनकर हुई और मशीन ने हजारों पेन बना दिए। तो मैं कहूंगा द कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, जो मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एक पेन के लिए, एक कॉस्ट सेंटर के लिए नहीं कह सकता। मैं डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि ये इसके लिए किया, ये इसके लिए किया, नहीं बेटे, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी 3 तरह की बाइफिकेशंस होती हैं। मैंने जो अभी एग्जांपल दिया ऑयल का, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, आप मुझे बताओ, जो वर्कर्स काम कर रहे होंगे रेनॉल्ड्स का पेन बनाने में, लेबरर्स जो वर्क कर रहे होंगे, कई बार वो बीड़ी सिगरेट पिएंगे, कई बार वो गप्पे मारेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेटा, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होगा या नहीं होगा? हु विल सुपरवाइज देयर वर्क कि काम ठीक तरह से कर रहे हैं नहीं कर रहे, कहीं ज़्यादा बातें तो नहीं कर रहे, कहीं ज़्यादा बीड़ी सिगरेट तो नहीं पी रहे। इट मीन्स दैट सुपरवाइजर इज ऑल्सो इज अ कॉस्ट विच रेनॉल्ड कंपनी मस्ट बी पेइंग। But that supervisor is not doing production. That supervisor is not directly related with the production. But rather that supervisor is supervising the workers' work. जो वर्कर्स डायरेक्टली काम कर रहे हैं उस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब जो सुपरवाइजर को हम पे कर रहे हैं, मैं नहीं पे कर रहा, रेनॉल्ड कंपनी जो पे कर रही है, मैं कहूंगा दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह से रेनॉल्ड ने क्या पता उस डिपार्टमेंट का मैनेजर अपॉइंट किया हो, फैक्ट्री का मैनेजर, जहां पे बड़ी सारी मशीन्स हैं, आवाजें आ रही हैं, धाएं 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 धाएं, हजारों वर्कर्स हैं, काम चल रहा है, सुपरवाइजर्स हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए एक फैक्ट्री का मैनेजर अपॉइंट किया रेनॉल्ड्स ने। अब बेटे, फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसकी जो सैलरी दे रहे हैं वो एक पेन के लिए नहीं किया उसने बेटे, वो फैक्ट्री जो मैनेजर की सैलरी रेनॉल्ड्स पे कर रही है, नॉट पेइंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, नॉट पेइंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेन, रादर इट इज बीइंग इनकर्ड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन दैट फैक्ट्री। तो जो मैनेजर की सैलरी है दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, सुपरवाइजर की जो सैलरी है दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं बेटे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दैट व्हाट इज इनडायरेक्ट एंड व्हाट इज डायरेक्ट। बड़ा ही सीधी सी एक समझदारी की बात है, जिसका सीधा सीधा आंख मटक्का, इट मीन्स यू कैन डायरेक्टली सी आलिया भट्ट एंड रणबीर, और उनकी आंखों में कुछ चल रहा है, आलिया ने कुछ इशारा किया, रणबीर को समझ आ गया, इट मीन्स दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। It means if you can directly relate the cost with that unit, with that cost center, अगर सीधा सीधा रिलेशनशिप है तो मैं कहूंगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। बट बेटे एक चीज बताओ, रेनॉल्ड वालों ने सपोज करते हैं वो फैक्ट्री किराए पे ली हुई है। अच्छा, अब उस फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं।
अच्छा तो मुझे बताइए, वो जो रेंट पे कर रहे हैं क्या एक पेन के लिए पे कर रहे हैं या सारे जो भी प्रोडक्शन हो रही है पूरे महीने में उसके लिए पे कर रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, इट इज नॉट बीन इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पेन, it is not been incurred for a particular cost center. So I will say कि रेंट पे करना इनडायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर भी नहीं है, जिसका कोई नहीं है यारो उसका तो खुदा है, तो मैं कहूंगा दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कहने वाला है कि बेटे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो तो हम डायरेक्टली सीधा का सीधा हम डाल सकते हैं उस प्रोडक्ट में, क्योंकि उसी के लिए इनकर हुए हैं। मुद्दा ये नहीं है कि मैं कैसे डालूं, मुद्दा ये है कि जो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर कर रहा हूं, जो मैं इनडायरेक्ट मटेरियल इनकर कर रहा हूं, जो मैं इनडायरेक्ट लेबर इनकर कर रहा हूं, जो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर कर रहा हूं, वो सभी के लिए हुए हैं, वो कॉमन में हुए हैं। सवाल ये आता है कि उसका कितना हिस्सा एक पेन की कॉस्ट पे डाला जाए। तो मैं भूपेश आनंद सबसे पहले तो यही बता रहा हूं कि ओवरहेड का मीनिंग क्या है, फिर उस ओवरहेड का मीनिंग समझने के बाद हम ये समझेंगे कि ओवरहेड्स किस किस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, कितनी तरह के हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ओवरहेड्स हो गए एंड वी हैव क्लासिफाइड इट, देन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, बिकॉज वी हैव डन एक्सपेंडिचर, वी हैव इनकर्ड अ कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट इज अ कॉस्ट, ऑयल इज अ कॉस्ट, सुपरवाइजर सैलरी इज अ कॉस्ट, but it cannot be directly related to the production, so that's why it is named as indirect cost. But the reason is, but the point is, but the question is how to bifurcate that cost, indirect cost, how to divide that cost, how to distribute that cost among the cost centers. आई थिंक थोड़ा सा एक आइडिया तो आपको पता चल गया रेनॉल्ड पेन्स का। आप फर्स्ट पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बेटे मेरी कहानी मुंह जबानी। मैंने कहा एक कंपनी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक प्रोडक्ट या सर्विस रेंडर करने के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग भांति भांति के एक्सपेंस करने पड़ते हैं, भांति भांति के कॉस्ट करने पड़ते हैं। जैसे आप सुबह से लेके रात तक अलग अलग तरह की चीज़ें खाते रहते हो। सुबह उठते हो तो मॉर्निंग टी पीते हो, फिर उसके बाद बिस्किट्स खाते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, फिर मैंगो शेक पीते हो, फिर लस्सी पीते हो, फिर लंच करते हो, फिर टोस्ट खाते हो, फिर फ्रूट्स खाते हो, फिर डिनर करते हो, फिर स्प्राउट्स लेते हो, फिर स्वीडिश। बेटे कितने तरह की चीज़ें आप इनकर खाते हो पूरा दिन, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स मिलते हैं। इसी तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, मैंने आज एग्जांपल दिया रेनॉल्ड पेन्स का, दैट रेनॉल्ड कंपनी हैज टू इनकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। एंड सिमिलरली इफ आई एज अ भूपेश आनंद क्लासेस इज रेंडरिंग सर्विसेज टू यू, क्या लगता है मुझे नहीं कॉस्ट इनकर करनी पड़ती होगी? बेटे हजारों तरह के खर्चे मीट करने पड़ते हैं जो आपको दिखते भी नहीं है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस। या तो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ या कोई सर्विस दे रहा हूँ, या तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, ब्रिज बना रहा हूँ, या मैं कोई कार बना रहा हूँ एज ए मारुति सुजुकी, और आई एम प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अ पेन फॉर रेनॉल्ड्स पेन, और आई एम मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स फॉर नेरोलैक पेंट्स, और आई एम रेंडरिंग सर्विसेज एज HDFC बैंक, एज ICICI, एज भूपेश आनंद क्लासेस। कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसके लिए वी हैव टू इनकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। बेटे अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर जो इंट्रो सीरीज का है, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बताया है एंड स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी बताया है, अगर आप उसको अटेंड कर लें तो आपको काफ़ी सारी बातें और लॉजिकली क्लियर होंगी। कोई बात नहीं, फिर भी मैं स्टिल कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक आइडिया दूँ। स्टिल बेटा थोड़ा सा, जब मैंने पूरा लेक्चर उसी चीज़ में डिवोट किया और आज मुझे ओवरहेड्स बताने हैं, ओवरहेड्स का साथ साथ थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा शायद कमी हो सकती है, तो आप उस लेक्चर को देखेंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा अ कंपनी, लेट इट बी रेनॉल्ड पेन्स, लेट इट बी मारुति सुजुकी, लेट इट बी एनी कंपनी, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हु इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, और अ रेंडरिंग कंपनी रेंडरिंग सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आज तक की, अभी तक की चर्चा में मैंने कहा कॉस्ट अलग अलग प्रकार की इनकर करनी पड़ती है। मैंने ब्रॉडली कहा ऐसी कॉस्ट जिसका सीधा रिलेशनशिप है उस कॉस्ट सेंटर से, और हम ये कह सकते हैं कि ये इसी के लिए इनकर की है, तू मेरा मैं तेरी। जब कॉस्ट कहती है कॉस्ट सेंटर तू मेरा
कॉस्ट सेंटर कहता है मैं तेरी, दोनों हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, इट मीन्स दैट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड इज डायरेक्ट कॉस्ट। तो मैंने कहा अलग अलग तरह की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। ब्रॉडली हम कह सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट से मैंने एक एरो नीचे लिया, आपने भी लेना बेटे। एक बच्चों को नींद आ रही है, थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, यहाँ सब कुछ बेटे इस समय तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ध्यान से अलर्ट होकर बैठना। अच्छा, अब फिर मैंने कहा डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है पता है आपको, मुझे मालूम है, बट स्टिल कुछ बच्चों ने आज का लेक्चर ही पहला लेक्चर देखा यूट्यूब में, तो बेटे मैं उनको ये कहना चाहता हूं बेटे दैट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट कॉस्ट सेंटर। जैसे मैंने अभी रेनॉल्ड कंपनी का रेनॉल्ड पेन का एग्जांपल लिया, तो आप एरो डाल के लिखें विच इज डायरेक्टली रिलेटेड और कनेक्टेड विद दैट प्रोडक्ट, with that service, with that division, with that department, with that location, with that plant। क्योंकि मैंने आपको कॉस्ट सेंटर भी बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉस्ट सेंटर। तो जो कॉस्ट आप कॉस्ट सेंटर से रिलेट कर सकते हैं उसी को तो बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। या ऐसा समझ लें कि आपने ये पेन बनाने के लिए कुछ खर्चा कर दिया है ना, सिग्निफिकेंट खर्चा हो गया मान लेते हैं, और आप उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो भी खर्चा आपने सिग्निफिकेंटली किया आप उसको ऐड ही तो करेंगे। तो रेनॉल्ड के पेन की कॉस्ट आ जाएगी। मैं कहूंगा जो सिग्निफिकेंट खर्चा आपने कर दिया, मैं ये कहता हूं जो रीजनेबल खर्चा आपने कर दिया, रीजनेबल खर्चा पेन को प्रोड्यूस करने में मोटा मोटी रीजनेबल, तो आप उस रीजनेबल खर्चे को भी कहेंगे ऐड करके दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, आप सभी आराम से पहले इसको लिख लेंगे बेटे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग सर्विसेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और कॉस्ट आर रिलेटेड, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट के नीचे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बेटे, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड। बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे, मैं सच में कह रहा हूं, कैमरे से बाहर निकल के मारूंगा थप्पड़। कनेक्टेड विद प्रोडक्ट सर्विस और कॉस्ट सेंटर्स एंड रीजनेबल एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड एंड फॉर दैट सम रीजनेबल एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, और उसके लिए कुछ रीजनेबल एक्सपेंस हो चुका है। मैं कहता हूं इसका नाम है डायरेक्ट कॉस्ट। अभी अभी मैंने आपको रेनॉल्ड पेन की रियल केस स्टडी बताई है बेटे, कसम होगी अगर आपने ये केस स्टडी नहीं लिखी तो रेनॉल्ड लिखिए, रेनॉल्ड पेन, रेनॉल्ड पेन लिखिए, और पेन में मैंने लिखा रीजनेबल खर्चा जो उन्होंने किया, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट खर्चा कैन बी अ डायरेक्ट खर्चा और दैट कैन बी अ इनडायरेक्ट खर्चा। इफ आई से इट इज अ डायरेक्ट खर्चा, इट मींस दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट यूनिट, दैट सेंटर, दैट पेन, and that can be a direct material, direct labor और direct expense। मैंने अभी भी एग्जांपल दिया जो रॉयल्टी का, that is a direct expense। फिर मैंने इसकी प्लास्टिक बॉडी का बताया, that is a direct material। फिर इस पे जो लेबर खड़े हुए लोग, वर्कर्स खड़े हुए फॉर प्रोड्यूसिंग इट, इट इज अ डायरेक्ट लेबर। बट जो सुपरवाइजर खड़ा हुआ वो इनडायरेक्ट में आएगा, मैनेजर की सैलरी जो थी इनडायरेक्ट में आएगा, फैक्ट्री का जो रेंट है वो इनडायरेक्ट में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो इनडायरेक्ट में आएगा। क्योंकि जो एक के लिए नहीं हुआ, सबके लिए हुआ, कॉमन में हुआ, सबके साथ हुआ, दैट इज इनडायरेक्ट। तो आप जल्दी से पूरा का पूरा ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, रेनॉल्ड केस स्टडी करेंगे बेटे, पूरा समझेंगे। रेनॉल्ड रीजनेबल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने एग्जांपल भी लिख दिया, बॉडी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, प्लास्टिक बॉडी, इट इज अ डायरेक्ट मटेरियल, उसमें जो रिफिल डली है दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। And royalty paid to Renault company for manufacturing a pen, that is a direct expense। And if I say indirect, oil or the supervisor's salary or the rent which I am paying, that can be indirect expense। बेटे अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको रेनॉल्ड पेन की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि एक पेन में बनाने में कितनी लागत आई, कितना खर्चा आया, और मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन मुहैया करा रहा हूं, आई एम गिविंग यू सब इंफॉर्मेशन। आई एम टेलिंग यू दैट द डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज अ पेन, रिफिल एंड ऑल दैट is costing 10 rupees, and the cost of direct labor, that is the workers who are involved in producing this, is let it be 5 rupees per pen। और एक टूल यूज करना पड़ता है। मैं कहता हूं जी रेनॉल्ड वालों को एक टूल यूज करना है इस पेन को बनाने के लिए, और वो टूल आता है 100 रुपए का, और उसमें 10 ही पेन बनते हैं बस।
इसका मतलब मैं 100 रुपीज़ डायरेक्टली एक पेन में डायरेक्टली नहीं डाल सकता, मुझे इसको बांटना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस्ट डायरेक्ट नहीं है। इसका मतलब जो कॉस्ट मैं सीधा सीधा एक पेन की कॉस्ट में कैलकुलेट करने के लिए ऐड कर सकता हूँ उसको डायरेक्ट बोलते हैं, और जो कॉस्ट मैं ऐड नहीं कर सकता उसको मैं कहूँगा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 100 रुपीज़ की टूल की कॉस्ट है और 10 पेन्स बना सकते हैं, 10 पेन बनाने के बाद टूल खराब हो जाएगा, नया टूल लेना पड़ेगा। तो बेटे एक टूल एक पेन के लिए 10 रुपये का कॉस्ट मैंने निकाला, मैंने कहा जी 25 रुपये इज द कॉस्ट. It is inclusive of direct cost and indirect cost. When I say this tool, it is when I say the tool cost is indirect. जो टूल के ऊपर खर्च हुआ उसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे. 25 रुपये आ गया. मैंने कहा जो खर्चा बांटना नहीं पड़ता, जैसे मुझे मटेरियल नहीं बांटना पड़ा, लेबर नहीं बांटनी पड़ी, डायरेक्ट कॉस्ट, और जो कॉस्ट मुझे बांटनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, सबको देनी पड़ती है, उसको हम कहेंगे इट इज इनडायरेक्ट. आई थिंक यहां तक तो बात सबको समझ आ चुकी है. बेटे मेरी कहानी चल रही है इस समय, एक बच्चे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है. बेटे मैं इस समय अपनी कहानी बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम है ओवरहेड्स. बेटे लेक्चर नंबर 1 है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स. एक बच्चा कहता है जो ऊपर से निकल जाए, सिर से निकल जाए. द वर्ड मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स अगर आप देखें, उसका शाब्दिक मीनिंग देखें, ऐसा खर्चा, ऐसी कॉस्ट जो ऊपर से चली जाए, ऊपर से मोटा मोटी जो ऊपर से होती है, ऊपरी तौर पे जो होती है, उसी को बोलते हैं ओवरहेड्स. तो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा ओवरहेड्स. अच्छा मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी किसी कंपनी के डिपार्टमेंट्स को देखा है? कि आप मुझे क्या बता सकते हैं कि एक कंपनी में कितने तरह के डिपार्टमेंट्स होते होंगे? देखिए बेटे टिपिकली तो मैं कह सकता हूँ फैक्ट्री डिपार्टमेंट तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में होता ही होगा, जिसमें फैक्ट्री मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होंगे, वर्कर्स होंगे, मशीन्स होंगी, प्रोडक्शन हो रही होगी और आवाज आ रही होगी धाए 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 धाए. दूसरा एक डिपार्टमेंट होगा रेनॉल्ड्स में, जहां पर आप सब बैठेंगे, अकाउंटेंट्स बैठेंगे, फाइनेंस मैनेजर्स बैठेंगे, जहाँ पे डायरेक्टर्स बैठेंगे, जहाँ पर प्रिंटर होगा, कंप्यूटर होगा, एसी होगा, पॉलिसीज फ्रेम करेंगे, कमेटीज बनेंगी, बेटे फॉर्मुलेट होंगी, उसको हम कहेंगे एडमिन डिपार्टमेंट, जो सभी कंपनी को कंट्रोल करेगा. अच्छा रेनॉल्ड्स वाले क्या करते होंगे? एक ब्रांड एम्बेसडर भी इनको अपॉइंट करना पड़ता होगा. मान लेते हैं इन्होंने आलिया भट्ट को अपॉइंट कर लिया. अब आलिया भट्ट कहेगी जब भी मैं अपनी डायरी लिखती हूँ ना, मैं रेनॉल्ड का पेन लिखती हूँ, यूज करती हूँ, क्योंकि रेनॉल्ड का पेन जैसे ही मेरे हाथ में आता है ना, तो मेरे पास बड़े बड़े ना क्रिएटिव आइडियाज आ जाते हैं. अब आलिया भट्ट की तो मैरिज नहीं हुई अभी तक, तो बड़े चाहने वाले हैं उसके. तो जो आलिया भट्ट कहेगी, क्या लगता है बाकी सब भी कुछ करना शुरू कर. इट मीन्स टू क्रिएट दैट डिमांड, रेनॉल्ड हैज टू डू सम सेलिंग, has to appoint a brand ambassador and then to distribute those pens. बेटे अलग अलग जगह 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 पेपर्स खत्म हो रहे हैं बच्चों के, ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है पोस्ट कोविड, तो अब सबको पेन चाहिए. अभी तक तो लिखने का काम ही खत्म हो चुका था. तो बेटे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, बड़े बड़े कार्टून्स बनाने पड़ेंगे, उनकी पैकिंग करनी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूट करके शॉपकीपर्स को देने पड़ेंगे. उसके बाद उनको कुछ और भी करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्या लगता है बेटे, आपने कभी नोट किया कि रेनॉल्ड्स बार बार नए तरह के पेन्स के साथ आ रहा है, नए तरह के मॉडल्स के साथ, नए तरह के निब के साथ, नए तरह की इंक के साथ? बेटे रिसर्च, इट मीन्स दे हैव टू फाइंड आउट द न्यू वेज. अगर कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है तो उनको नए नए तरीके, नए नए तरह के पेन, नई बॉडीज, नई क्वालिफिकेशन, दे हैव टू डू इट. उसको बोलते हैं रिसर्च. So it means if for a manufacturing entity, we can say broadly there are 4 types of departments. आपने लिखना है, आप रेनॉल्ड की केस स्टडी कर रहे हैं बेटे, इसके बाद हम ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, खत्म होने वाला लेक्चर. मैंने छोटे छोटे पार्ट में 3-4 लेक्चर्स बना दिए कि आप सभी पार्ट को एंजॉय करें. आज का ये जो लेक्चर है, आई हैव जस्ट डिवोटेड एट व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स, और उस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे. और कुछ नहीं करना यार. आज वर्ड मीनिंग के लिख चुके हैं. फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी रेनॉल्ड ओवरहेड्स कैन बी क्लासिफाइड एज. मैंने कहा रेनॉल्ड को क्लासिफाई करने से पहले
आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में एक तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। एक बच्चा कहता है ये अलग अलग बेटे सब एक ही है, सिनोनिम्स बताए। एंड वन इज ऑफिस डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट, एंड थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, एंड द फोर्थ इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। भाई पहले तीन तो होते ही होते हैं, अगर फोर्थ रिसर्च ना भी हो तो पहले तीन तो होंगे। अच्छा, फैक्ट्री जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें दो तरह की कॉस्ट इनकर होती है। डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी होती फैक्ट्री में ही है, क्योंकि द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर यूनिट और दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दैट पर्टिकुलर सर्विस और दैट पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, वो होगी खाली फैक्ट्री में। इसका मतलब आज के बाद एक बात समझ लेना दोस्तों, भाइयों और बहनों, I want to say you that direct cost is always incurred in factory. It cannot be incurred in office, it cannot be incurred in selling, it cannot be incurred in distribution department, it cannot be in research and development, because production is only done in factory, and the cost which is directly related with factory is named as direct cost. You getting my point? तो मैंने लिखा फैक्ट्री, आप भी लिखेंगे बेटे, लिखेंगे, सब लिखेंगे, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फैक्ट्री डिपार्टमेंट के नीचे लिखेंगे हम उस फैक्ट्री डिपार्टमेंट में दो तरह की कॉस्ट इनकर करते हैं। एक का नाम है डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और सेकंड का नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी अभी बताया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का सुपरवाइजर की सैलरी, फैक्ट्री की मशीनरी का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में दो तरह के खर्चे होते हैं भाइयों और बहनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑफिस के नीचे मैंने खाली इनडायरेक्ट लिखा, सेलिंग के नीचे खाली इनडायरेक्ट लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे खाली इनडायरेक्ट लिखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नीचे खाली इनडायरेक्ट लिखा, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्ट का मतलब है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। मैंने इस बात को तवज्जो दिया, आई हैव गिवन द इंपॉर्टेंस एंड आई हैव रिटन अ सेपरेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट फॉर दैट। यू हैव टू राइट इट डाउन। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑलवेज इनकर्ड इन फैक्ट्री डिपार्टमेंट। सवाल अभी आता है कि भाई साहब हमने डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो इनकर कर दिया, बट सवाल ये आ रहा है कि बेटे कॉस्ट तो यहां भी इनकर हो रही है, कॉस्ट तो यहां भी इनकर हो रही है, और कॉस्ट तो यहां भी इनकर हो रही है, और यहां पर एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर पेन के लिए नहीं हो रही, सबके लिए हो रही है, सबके लिए हो रही है। तो सवाल आता है इस चैप्टर में, पहली बात आप समझ लेना, मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स का मतलब है इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन फैक्ट्री। जो फैक्ट्री में होगी उसका ने एक नाम डाल दिया यार, आपका नाम है ना बंटी, बबली, शामू, बब्बू, नेपाली, है ना। इसी तरह से द कॉस्ट, द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द फैक्ट्री इज नेम्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। And the indirect cost, because I cannot incur direct cost in office, and the indirect cost which is incurred in the office and admin is named as office overheads or admin overheads. Similarly, selling and distribution overheads. Similarly, research and development overheads. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। फैक्ट्री तो आपको सबको समझ आ गया, ऑफिस भी समझ आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया। अभी एक बच्चा कहता था ये बताओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है। बेटे आप मुझे बताओ, कोविड सिनेरियो के बाद आज हम पोस्ट कोविड सिनेरियो में एंटर कर चुके हैं। आपको पता है वैक्सीन को निकालने के लिए पहले रिसर्च हुई थी, हमें नहीं पता था वैक्सीन बन भी जाएगी या नहीं बन जाएगी। कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कितने साइंटिस्ट को बिठाया, बुलाया और रिसर्च करने को कहा। जब आप एक नए प्रोडक्ट को ढूंढने की मेहनत करते हो, मुशक्कत करते हो, मटेरियल खर्च करते हो, एपरेटस लगाते हो विद द थॉट दैट यू कैन इन्वेंट अ न्यू प्रोडक्ट, पता नहीं होगा या नहीं होगा, अनसर्टेनिटीज देयर, दैट इज नेम्ड एज रिसर्च। अच्छा, जब हमें पता चल गया कि ठीक है ये कोविड शील्ड की जो वैक्सीन है बिल्कुल ठीक है, अब हम इसको आगे कर सकते हैं, तो उसके बाद उसको कमर्शियल यूज में उसकी प्रोडक्शन को शुरू करना, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब है नए प्रोडक्ट को, नए प्रोसेस को ढूंढना, निकालना, बनाना,
और उसके बाद जब वो पता चल जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करना कमर्शियल यूज के लिए, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ ओवरहेड्स माय डियर फ्रेंड्स। द फर्स्ट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आई कैन नेम इट एज वर्क्स ओवरहेड, आई कैन नेम इट एज प्रोडक्शन factory overheads, and the second is office overheads or admin overheads, and the third is selling and distribution overheads, and the fourth is research and development overheads। आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं बेटे, बेटे ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, सबको मैं यही बात कह रहा हूं कि आज आप सभी ने जाने से पहले एक बिग क्वेश्चन लिख के जाना है। बस बेटा लास्ट है, फिर फ्लो चार्ट कंप्लीट करेंगे, खत्म। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, जो फैक्ट्री का रेंट पे हो रहा है, जो सुपरवाइजर की सैलरी है, जो मैनेजर की सैलरी है, जो अकाउंटेंट की सैलरी है, जो आलिया भट्ट की ब्रांड एम्बेसडर की सैलरी है, और जो रिसर्च के खर्चे हैं, वो सब भी तो उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए इनकर हो रहे हैं। तो जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो 2 तरह की कॉस्ट ऐड करेंगे, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेटा ध्यान से, पहले 3-4 लेक्चर्स अगर आपने ओवरहेड्स के कर लिए ना तो आपको बेसिकली लॉजिकली समझ आ जाएगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट्स पता है, बेबी को बेस पसंद है। तो मैं आपसे आज यही बात कर रहा हूं, अपनों से अपनी सी बात, कि यार एक रेनॉल्ड कंपनी ने खर्चे तो और भी बड़े सारे किए, तो जब उसको रेनॉल्ड के पेन की कॉस्ट निकालनी होगी तो वो 2 तरह के खर्चे ऐड करेगा, एक डायरेक्ट खर्चे और एक इनडायरेक्ट खर्चे, दोनों ऐड कर दिए। सवाल ये आता है कि इनडायरेक्ट खर्चे तो अलग अलग पेनों पे इनकर हुए हैं, अलग अलग मॉडल्स पे इनकर हुए हैं, कॉमन हुए हैं, तो उनको पहली बात, उन इनडायरेक्ट खर्चों का नाम है ओवरहेड्स। दूसरी बात, उनको किस तरह से ऐड किया जाए, बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस में, उन प्रोडक्ट्स में, इसको बोलते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आने वाले लेक्चर्स जो है ना बेटे, वो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करेंगे। आई थिंक आपको मुद्दा समझ आ गया है। अच्छा जी, तो मैं आपसे बिग क्वेश्चन के लिए कहता हूं, आप लिखेंगे अ ट्रीटमेंट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट मींस द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन फैक्ट्री, द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन ऑफिस, द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन सेलिंग, द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन चारों डिपार्टमेंट्स में जो भी कॉस्ट इनकर हुई है बेटे, हम उसी को कहते हैं हाउ टू डू द ट्रीटमेंट फॉर दैट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, it can be for office, it can be for sales, it can be for for research and development, it can be for factory or the rent or the supervisor salary as a case may be। तो सवाल ये आता है कि अब हम उन सब को समझने के लिए, मैंने आपको कहा शुरू के 3-4 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटे। जो ओवरहेड्स हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर से काम कहानी शुरू होगी किस्मत की, अभी खत्म थोड़ी हुआ ये लेक्चर, सीधी होके बैठो यार। Now to understand, now to answer this question, that what is a big question, that how to treat that indirect cost, how to do that accounting, how to distribute it, उसके लिए आपको कुछ ज्ञान होना चाहिए इस मटके का। मैंने एक मटका बना दिया बेटे। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको इस पूरी बात का ज्ञान देने के लिए मुझे आपको 3-4 बेसिक बातें पहले बतानी पड़ेंगी। मुझे ये बताना पड़ेगा कि टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, व्हाट आई मीन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड व्हाट आई मीन बाय सर्विस डिपार्टमेंट, व्हाट आई मीन बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्हाट आई मीन बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस, व्हाट आई मीन बाय वेयर हाउस। इसका मतलब डिपार्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज सर्विस डिपार्टमेंट। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि मैं इनको अलग अलग क्यों करना चाहता हूँ। ठीक, दूसरी बात, आई हैव टू टेल यू for distributing, my objective is I want to distribute that indirect cost, I want to distribute that overhead cost। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए the meaning of allocation, what I mean by allocation, what I mean by apportionment, what I mean by primary distribution, what I mean by secondary distribution। इतना सब करने के बाद मैं आपको बताऊंगा मुझे absorption कैलकुलेट करना है। वो सारी कॉस्ट खींच के मैं यूनिट में absorb, मैं सेंटर में absorb करा दूंगा। जैसे 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 भगवान ना करे किसी का ब्लड निकल रहा हो तो हम कॉटन से क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो सारा ब्लड एब्जॉर्ब हो गया उस कॉटन में। तो मैं भूपेश आनंद आपको एक बड़े लंबे से प्रोसेस के साथ, 3-4 लेक्चर के छोटे छोटे लेक्चर्स के प्रोसेस के साथ इस पूरे मटके को कराऊंगा बेटे।
एक बच्चा कहता है मटका बनाना है बेटे, मैंने कहा बनाना है. द पॉइंट इज आई वांट टू टेल यू दैट हाउ यू नो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आई कैन डायरेक्टली ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, बट हाउ मच इनडायरेक्ट एक्सपेंस आई हैव टू ऐड, हाउ टू ऐड दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाउ मच ऑफिस ओवरहेड्स आई शुड ऐड, हाउ मच सेलिंग ओवरहेड्स आई शुड ऐड. फॉर दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. ये बेसिक बातें मुझे पता होनी चाहिए. जैसे टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स मुझे पता होना चाहिए, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट मुझे पता होना चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन मुझे पता होना चाहिए. ये 4 बातें मुझे पता होनी चाहिए. आइए जी, भूपेश आनंद के साथ मैंने आज आपको जहाँ छोड़ा था वहीं से पकड़ रहा हूँ बेटे दोबारा से. सर कहाँ छोड़ा था बेटे? मैंने आपको कहा था ना आज हम फ्लो चार्ट बनाएंगे. अभी मैंने विकीपीडिया से, अभी मैंने गूगल से, अभी गाना भी दिखाना यार, 5 मिनट की तो बात रह गई है. आप सभी इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, अब समझ आएगा आपको ये फ्लो चार्ट. बेटे फर्स्ट लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स. व्हेन आई से ओवरहेड्स आई मीन इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, आई मीन इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, I mean it is indirect labor, and I mean it is indirect expense. That is named as overheads. We have already discussed that. Now, if I want to really understand the costing, if I want to really find out how much amount of overheads I should add in a product or in a cost center, I have to answer these 3 questions. आपको मेरे 3 questions का आंसर देना पड़ेगा. Question number 1. How ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड. ओवरहेड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी भी बताया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स. इसका मतलब पहले क्वेश्चन का तो आंसर आज हमने कर ही लिया. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा, व्हाट आई मीन बाय एलोकेशन. लिखिए व्हाट इज एलोकेशन. फिर दूसरे में जगह नहीं थी, मैंने लिखा अपॉर्शनमेंट. फिर जगह नहीं थी, मैंने लिखा प्रोडक्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. फिर जगह नहीं थी, मैंने लिखा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. आप सभी ने लिखने हैं, ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है, मैं सच में कह रहा हूं आपको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट आई मीन बाय अंडर एब्जॉर्प्शन, व्हाट आई मीन बाय ओवर एब्जॉर्प्शन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सब बताऊंगा. आप बस टेबल फ्लो चार्ट पूरा बनाइए. मीनिंग ऑफ ओवरहेड सबने लिख लिया, 3 क्वेश्चंस लिख लिए. बेटे इस 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मुझे 3 आंसर्स आपको देने पड़े. बस यही है ओवरहेड्स. एक बर्ड आई व्यू मिल गया कि भाई मुझे ये करना है, ऐसे 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 ऐसे, in order to answer question number 1, that what I mean by overheads and what are the classification of overheads. I have written, बेटे मैंने क्या क्या लिखा देखो ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स आप लिखो ना बेटे, एडमिन ओवरहेड्स आप लिखो ना बेटे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कसम होगी बेटे सब लिखेंगे, कमर सीधी करके लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. और 4th रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स आप सभी लिख रहे हैं. इथिकली बेटे मैं जब कह रहा हूं तो आप लिख रहे हैं, मुझे खून दो मैं आजादी दे दूंगा. सेकंड इज question number 2 is what I mean by allocation, what I mean by apportionment, what I mean by primary distribution, what I mean by secondary distribution, what are the methods of secondary distribution. उसके लिए मैंने कहा आपको मैं 4 बातें बताऊंगा. एलोकेशन का मतलब, अपॉर्शनमेंट का मतलब, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, और अभी लिख लीजिए शेयर्ड सर्विसेज. आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय शेयर्ड सर्विसेज. जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है उसको बोलते हैं शेयर्ड सर्विसेज. देखेंगे क्या है. अभी आप आंसर नंबर 2 लिखिए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन, व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन. आंसर नंबर 3 है बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन की बातें करेंगे. बड़ा प्यारा सा बेटा, लॉजिकली क्लियर होगा आपको कि हम पहले यहां थे, फिर यहां गए, फिर यहां पर आए, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला, पहले आंसर 1 मिला, आंसर 1 के बाद चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला, एलोकेशन मिला, पोर्शन मिला, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मिला, सेकेंडरी मिला. इन सब के करने के बाद ही आपको एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं. तो चलते चलते कौन मिला, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन मिला. एंड फॉर दैट वी हैव टू डू अंडर एब्जॉर्प्शन, वी शुड अंडरस्टैंड ओवर एब्जॉर्प्शन. बेटे मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी मेहनत की है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने क्या क्या आपके लिए निकाला है. बेटे रेनॉल्ड पेन की मैं आज वेबसाइट पे गया, मैंने रेनॉल्ड पेन के फैक्ट्री की बातें करी कि भाई फैक्ट्री कौन सी है इसकी,
इसमें फैक्ट्री में बनाते कैसे हैं, हाउ दे प्रोड्यूस इट। उसके बाद मैं चला गया कहाँ बेटे, विकीपीडिया में रेनॉल्ड पेन की बातें करेंगे, पूरी केस स्टडी करेंगे बेटे आने वाले लेक्चर्स में ओवरहेड्स के रेनॉल्ड्स पेन के ऊपर। मैं सब कुछ रियलिटी में जोड़कर टच करके बताऊंगा यार। रेनॉल्ड पेन्स इज ए इंडियन ब्रांड। Now, if they have to, they are charging royalty from the Indian companies. That brand, तो उसकी बातें करेंगे, रेनॉल्ड पेन की डिस्कशन करेंगे। A brand is a matter name, design, symbol, because you are using a symbol. Business, Argentina, Bitto pens, it means हम डिस्कस करेंगे बेटे, ये सारी बातों को मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा रियल लाइफ के एग्जांपल से। ओवरहेड आर ऑल द कॉस्ट इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर अ डायरेक्ट, एक्सेप्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल को छोड़कर, डायरेक्ट लेबर को छोड़कर, डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़कर, इनडायरेक्ट, एंड दैट इज ओवरहेड्स। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको एक ओवरहेड कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया, मैंने आपको एक बर्ड आई व्यू का एक फ्लो चार्ट बताया। अब उसकी लिंकेज आने वाले 3-4 लेक्चर्स में बताऊंगा। प्लीज पहले 3-4 लेक्चर्स मिस मत करना, मैं सभी यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूं, सो दैट आपके लॉजिकली कंसेप्ट क्लियर हो जाए। शुरू के 3-4 लेक्चर्स जो अपलोड करेंगे बेटा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।